तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट कर लिया था, और जैसे आज हमने डिसाइड किया था कि हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विल डू ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। विल स्टार्ट फ्रॉम मई 2018 और वहां से लेके अभी जो जुलाई 2021 अटेम्प्ट के पेपर्स हुए हैं, हम उन सारे पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कोर्स विच आर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। काफी सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेगा। बिफोर वी गो हेड, मैं आपको जैसे बता दूं, ये एक पीडीएफ है। ये आपके उसी जो पास्ट पेपर्स है उसी फोल्डर के अंदर, ICAI मटेरियल पास्ट पेपर्स वाले फोल्डर के अंदर ही आपको ये एक फाइल और मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल, विच इज सोल्यूशन टू द सीए फाउंडेशन। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को स्क्रिबल करते रहूंगा। मोस्टली मैं यहाँ पे आंसर्स को डिस्कस करूंगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेटिंग भी बता दूंगा कि ये आंसर कैसे आपको करना है, सो दैट एट द एंड कभी आप अगर इसका रेफरेंस लेना चाहो तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। एक चीज और आपको लोगों को अगर मैं बताऊं, तो आप देखो, अभी जब हम स्टार्ट करेंगे आप लोग अपने साइड में एक नोटबुक रखना। सी, ये तो आपके पास पीडीएफ रहेगा, तो मैं यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स लिख रहा हूँ इसको आपको कॉपी करने का जरूरत नहीं है, और ना इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। आप खाली क्या करना, जैसे हम मई 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इस तरह से मई 18 लिख लो। आपके पास जो भी नोटबुक है या मॉड्यूल के एंड में जो पेजेस है, जहां पर भी आप इसको लिख लो, एक ब्लैंक पेज पे आप इसको लिख लो, और आप इस तरह से मेंशन करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करता है, तो आप यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। अब सपोज करो ये डील करता है इनविटेशन टू ऑफर के साथ, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख लेना इन ITO वाइल वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, और इसी के आगे आप लिख लेना जैसे ये 3 मार्क्स के लिए पूछा। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2A आपको पूछा है। 2A क्वेश्चन था कंसिडरेशन के ऊपर, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 7 मार्क्स कंसिडरेशन। इससे क्या फायदा होगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस एक अटेम्प्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आए और किन किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको रिपीट लिखता है, तो यहाँ पर इसके आगे एरो देकर आप ऐसे भी लिख सकते हो रिपीट। चाहो तो इसी के आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरा जो क्लास का स्लाइड है उस स्लाइड नंबर कहाँ पर होगा। आपको लगता है आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि ये मॉड्यूल के पेज नंबर कहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरह से जब आप इसको प्रिपेयर करोगे, तो आप देखो पास पेपर का आपका खुद का एक कस्टमाइज्ड स्कैनर जिसको बोलते हैं वो तैयार हो जाएगा। सो इफ यू डू दिस टुगेदर, तो आपके लिए इजी रहेगा। मैं ये काम नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज्यादा बोलोगे नहीं। तो आप लोग ये काम साइमल्टेनियसली करते रहना, और जहां पर जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि सर इसका आंसर आप सॉल्व करवा दो, या इसको हम कैसे लिखे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे बता देना। अकॉर्डिंगली उसके बुलेट पॉइंट्स में आपको यहाँ पर डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप यहाँ पे करेक्ट आंसर लिख सको। सो इसी नोट के साथ अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं मई 2018 अटेम्प्ट का पेपर। और मई 2018 अटेम्प्ट के पेपर में आप देखो, तो आपके पास पहला क्वेश्चन जो था, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आई एम सॉरी, ये आपका CA इंटरमीडिएट का पेपर मैंने ओपन कर दिया। सॉरी, जस्ट 1 मिनट, लेट मी ओपन योर CA फाउंडेशन का पेपर। ओके, तो ये आपका मई 18 का पेपर है। अब मई 18 के पेपर में आप देखो, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि मैंने फ्रेश पेपर डाउनलोड किया था, बट आई थिंक गलती से मैंने 2000 CA इंटर के पेपर को क्लब कर दिया। एनीवे आप ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आप क्या सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको बताया हुआ है XYZ आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, दे जॉइंटली प्रॉमिस। रैदर एक काम करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रिबल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे आपके लिए फ्रेश पेपर ही ले आता हूँ, बिकॉज इसमें सब पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन स्क्रिबल किया हुआ है। आप ऑलरेडी आंसर यहाँ पे कर दोगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके सारे पेपर्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। XYZ
XYZ are partners in a firm. They jointly promised to pay rupees 3 lakh to D, and Y became insolvent, and his private assets were sufficient to pay 1/5 of the share of his debt. X is compelled to pay the whole amount to D. Examine the provisions of the Indian Contract Act and decide the extent to which X can recover the amount from Z. अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो तो आप इसका आंसर अटेम्प्ट कर दो. इफ यू रिमेंबर, ये हमने सेम मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन किया था. एग्जैक्टली ऐसा सेम क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर मिला था जब हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 43. याद आ रहा है? हमने सेक्शन नंबर 43 यहाँ पे कवर किया था और वहां पर ये वाला पॉइंट आया था, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. और एग्जैक्टली यही सेम एग्जांपल आपने, ये देखो, ये सेम एग्जांपल हमने डिस्कस भी किया था. मेक सेंस? राइट. तो ये सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट था. तो ये एक आपके पास. तो अब आप कैसे लिखोगे? आप इसका आंसर इस तरह से, मतलब यहाँ पे इस तरह से आप अपने नोटबुक में लिख लो, मई 2018. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, ये डील करता है सेक्शन नंबर 43 और ये आपसे पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए. करेक्ट. और ये आपको मॉड्यूल का एग्जाम्पल था. तो मेरे स्लाइड में अगर आप देखो तो मेरे स्लाइड में पेज नंबर 237 आपको मिलेगा. तो ये सेम पॉइंट आपको मिल जाएगा. अब आप इसमें क्या लिखोगे? इसमें आप सबसे पहले जॉइंट प्रॉमिस के बारे में बताओगे. दैट व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर, दैट दे आर जॉइंटली ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल द प्रॉमिस और फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन. फिर आप यहाँ पे बताओगे, तो बेसिकली जॉइंट प्रॉमिसर दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल. फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो एनी वन कैन बी कंपेल्ड, इवन दो जॉइंटली वो यहाँ पे बाउंडेड है, पर फिर भी किसी एक को आप यहाँ पे कंपेल कर सकते हो कि नहीं, आपको सारा काम करना होगा. उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि ये जो जॉइंट प्रोमिसर्स है, ठीक है, इनमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जेड 3 जॉइंट प्रोमिसर्स थे और इन्होंने 3 लाख रुपया पे करना था. तो टेक्निकली इन तीनों को इंडिविजुअली 1 लाख 1 लाख 1 लाख पे करना था. और फिर यहाँ पर जैसे हमने ये समझाया और ये आ रहा पॉइंट आप पूरा यहाँ पर लिख दोगे. आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके. फिर अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2A, मई 2018, क्वेश्चन नंबर 2A. स्टेट द एक्सेप्शन, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. बताइए, ये आंसर करेक्ट है, रॉन्ग है, क्या है? मई 2018, क्वेश्चन नंबर 2A. बताइए इसका क्या आंसर होगा? स्टेट द एक्सेप्शन टू द रूल, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. आप क्या लिखोगे इसमें? Come on, you guys can't be so silent. Okay, nature, love and affection और चैरिटी. अच्छा, नेचर है या नेचुरल है? नेचुरल. तो ये थोड़े से वर्डिंग्स का ध्यान रखना कि वो नेचर नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अच्छा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में सिर्फ इतना लिखने से काम चलेगा या आपको इसके अंदर के 2-4 बातें और बतानी पड़ेगी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो बैल फ्लावर वर्सेस बैल फ्लावर क्यों वॉइड हो गया था? याद है 4 पॉइंट्स थे इसके अंदर. अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है तो वो किसके बीच में होना चाहिए? यस, क्लोज पार्टीज नियर रिलेशनशिप. क्लोज पार्टीज का मतलब है कि ये नियर रिलेशनशिप में होने चाहिए. फिर अगला पॉइंट, इट शुड बी इन, पार्डन, राइटिंग, प्लस दिस शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड. बेल फ्लावर वर्सेस बेल फ्लावर में सिर्फ ये था
ये दोनों बेल फ्लावर वर्सेस बेल फ्लावर में नहीं था, तो ये आपका पहला पॉइंट। फिर दूसरा, यहाँ पर आपने बताया चैरिटी, तो चैरिटी भी अगर आप करते हो तो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज स्टिल वैलिड। और बताइए, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, वेरी गुड, आपने पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज किया था, उसके रिगार्ड में अब आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आंसर इज यस। फिर मैं तेरा प्रिंसिपल तू मेरी एजेंट, याद करो, कॉम्पनसेशन या कंसिडरेशन, ना 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 ना। फिर से सुनो, मैं तेरा प्रिंसिपल तू मेरी एजेंट, वेरी गुड, एजेंसी। याद है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कंसिडरेशन नहीं हो, कॉम्पेंसेशन नहीं हो, तो भी यहां पर चलेगा। आज है गौरव का हैप्पी बर्थडे, हम सब उसको देंगे गिफ्ट, तो क्या रिटर्न में कुछ मांगेंगे? हाँ सर, पार्टी। पर पार्टी तो इनफॉर्मल हो गया ना, अगर नहीं दिया तो कोर्ट ले जा सकते हो उसको, आंसर इज नो। और टाइम बार्ड डेट, ओके, यहाँ पर टाइम बार्ड डेट का भी आ जाएगा, अगर आप टाइम बार्ड डेट को भी रीपे कर रहे हो तो उसके लिए भी आपसे कंसिडरेशन नहीं मांगा जाएगा, वेरी वेरी गुड। और बेलमेंट, और ये जाके आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो, जैसे आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ये 3 पॉइंट्स लिखे, ऐसे ही आप चैरिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे एक लाइन में, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज एक लाइन में एक्सप्लेन करोगे, एजेंसी में आप एक लाइन एक्सप्लेन करोगे। इसमें तो खैर अगर आप ऐसा भी लिख दो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट does not require any consideration between the principal and agent, hence the contract would be still valid even if there is no consideration। और इसी तरह से गिफ्ट को, टाइम बार डेट को और बेलमेंट को आप सबको एक्सप्लेन करोगे। सर इतना सब कुछ 5 मार्क के लिए पड़बड़ेगा नहीं, बहुत महंगा है, कोई दिक्कत नहीं। आप याद रखना, इतने सारे पॉइंट्स अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो आपको इजीली यहाँ पर वो 4 मार्क्स दे देगा। ओके, और अगर सर हमने कुछ पॉइंट्स लिखा तो, कुछ पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो सर 1 नंबर के लिए इतना मगजमारी, ध्यान रखो जब आप इतने सारे पॉइंट्स को डिटेल में लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन भी तो जाएगा। यस और नो, आपका एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जाएगा, इनफैक्ट यू विल बी इन अ पोजिशन टू कन्विंस द एग्जामिनर बेटर, एक आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। देखो इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पता है क्या होता है साइकोलॉजिकली, क्या होता है जब आप आंसर को पढ़ते हो, अभी आप खुद सोचो, आप कोई एक ऐसी ब्लैंक आंसर कॉपी देख रहे हो, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा है, तो आगे जाके धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाता है, यस और नो। तो इसी के वजह से आपको यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2C का फर्स्ट पार्ट। चलो बताइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, और ये पूछा था आपसे सिर्फ 2 नंबर के लिए, तो क्या आंसर करोगे आप? तो अब आपके नोटबुक में नेक्स्ट आप लिखोगे मई 2018, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी सब पार्ट 1। क्या लिखोगे? 2 नंबर। सबसे पहले तो देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया, तो अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्ड वो यूज कर लेता है, सी मैं इसके ऊपर स्क्रिबल नहीं कर सकता क्योंकि आईसीएआई अलाउ नहीं करता है मेरे को, ठीक है, इसको मेरे को अनलॉक करके फिर करना पड़ेगा, तो वो अभी हमारे पास टाइम नहीं है। बट हम यहाँ पे आप सिंपली पॉइंट देखो, वेजरिंग और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? डिस्टिंग्विश। तो जब भी डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे, आप इस तरह से टी फॉर्मेट बना के लिख सकते हो। सर ये टी फॉर्मेट वाला बड़ा ही बच्चों वाला लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें पॉइंट नंबर 1 ऐसे लिखना, व्हाट इज वेजरिंग अग्रीमेंट? वेजरिंग अग्रीमेंट इज अ बेट। बट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस? फिर आप यही लिखोगे, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज दिस। सेकेंड पॉइंट, वेजरिंग अग्रीमेंट इज void बट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। आया आपको समझ में? तो आप इस तरह से लिख दो, चाहो तो इसी को टी फॉर्मेट में आप लिख दो, इट विल वर्कआउट। नेक्स्ट आप देखिए, इसी में और में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द रीजन दैट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और यहाँ पे बता रहा है माइनर इज लाइबल टू पे फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम। मैं कमेंट सेक्शन पे आपका आंसर देखना चाहता हूं इसके लिए। मैं कमेंट सेक्शन पे आप लोगों का आंसर देखना चाहता हूं। प्रथमेश ने यहाँ पे आंसर किया हिज प्रॉपर्टी इज लायबल, विजय भी यहाँ पे बोल रहे हैं हिज प्रॉपर्टी इज लायबल, करेक्ट।
तो यहां पर आप ध्यान रखना हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज लायबल। तो देखो आप सिंपली ध्यान रखना, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इस आंसर को पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं ये तो करेक्ट है क्योंकि माइनर को नेसेसरी, वो खाली माइनर और नेसेसरी देखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि माइनर खुद लायबल नहीं होता, माइनर की सिर्फ प्रॉपर्टी लायबल होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इज दिस इनकरेक्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स का मैंने देखा है यहाँ पे कि वो यहाँ पर लिखते हैं करेक्ट और आगे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही लिखा है, मतलब देयर एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट बट देयर आंसर इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो आपको लिखना होगा दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और फिर आप यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर का तो आप सिंपली लिखोगे सेक्शन कौन सा होगा, इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, विच सेक्शन, NROFM क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68, याद आ रहा है? तो अगर आपको सेक्शन याद है तो ठीक, नहीं तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट मेक द माइनर लायबल, ओनली द प्रॉपर्टी इज लायबल। ओके, amount that can be recovered is the amount of necessary supplied or the value of property whichever is less. Okay, clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। चलो मैंने आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बता रहा था, आप ये क्वेश्चन देख के बताओ, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। मई 2018 का ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें आपको बता रहा है एम लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया था शांति ट्रेडर्स के साथ टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी टू देम बाय 30th जून 2017 फॉर 11,50,000। लेकिन क्या हो गया वहां पे, लेबर स्ट्राइक हो गया और उसकी वजह से एम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द मशीन टू शांति ट्रेडर्स। शांति ट्रेडर्स ने देन प्रोक्योर किया ये मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चर और कितना पे किया, 12,75,000। ड्यू टू दिस शांति ट्रेडर्स वर ऑल्सो प्रिवेंटेड, यहां पर ध्यान रखना ऑल्सो प्रिवेंटेड यूज किया है, मतलब ये तो नुकसान हुआ ही हुआ, इसके अलावा also prevented from performing the contract which it had made with Zenith Traders at the time of their contract, and M Limited were compelled to pay the compensation for the breach of contract। और आपको अभी एडवाइस करना है शांति ट्रेडर्स को कि आप कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हो एम लिमिटेड के साथ। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो दो कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो नुकसान की यहाँ पर बात हो रही है। एक तो नुकसान क्या कि आपको 12,75,000 रुपए का ये मशीन परचेज करना पड़ा, जबकि आपका कॉन्ट्रैक्ट था 11,50,000 रुपए में, तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, 12.75 माइनस 11.5, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, सो 1,25,000 1.25 lakhs का यहाँ पर एक नुकसान तो ये हुआ, तो लॉस नंबर 1 इज दिस। दूसरा है लॉस नंबर 2 और वो क्या है, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ जेनिथ कंप्यूटर्स, करेक्ट? ये देखो जेनेट ट्रेडर्स ZT। आप मुझे बताइए क्या दोनों लॉस रिकवर किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में यहाँ पर ये बताओगे क्योंकि आप देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो तमीज से उसको आप बताओगे कि यहाँ पर दो लॉसेस हुए हैं, पहला लॉस तो ये और दूसरा लॉस ये। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा लॉस रिकवर किया जा सकता है, दोनों या कोई एक? लॉस 1 रिकवर हो सकता है, दिस कैन बी रिकवर्ड, कैन द लॉस 2 बी रिकवर्ड, व्हाई? ओके, तो बेसिकली ये हो गया आपके लिए रिमोट लॉस, करेक्ट? ये हो गया आपके लिए रिमोट लॉस, और रिमोट लॉस का कोई रिकवरी नहीं होगा, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, इसके बारे में क्या आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था? आंसर इज नो, इट वाज नॉट इन्फॉर्म्ड अर्लियर।
तो यहाँ पर वो लायबल नहीं होगा। हावेवर यहाँ पर अब आप क्या करोगे, अब आप अपना यहाँ पर हुनर दिखाओगे और आप क्या बोलोगे, हावेवर, ये वर्ड बड़ा खतरनाक होगा आपके लिए। और आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हावेवर इफ इट was informed, ठीक है, if it was informed then even this loss could have been recovered, but without any doubt ये लॉस तो आपका रिकवर होगा क्योंकि ये आपका ऑर्डिनरी डैमेज यहाँ पे हुआ है। गाइस क्लियर, इज दिस क्लियर? 6 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे इन द गिवन केस भी लिखोगे, तो उसमें ऐसा नहीं पूरे क्वेश्चन को पूरा कॉपी कर दो। आप सिंपली यहाँ पर जब लिखोगे इन द गिवन केस तो आप वहां पे बोलोगे एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद शांति ट्रेडर्स एंड दे कुड नॉट सप्लाई ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। अच्छा एक पॉइंट मुझे बताओ, क्या लेबर स्ट्राइक एक वैलिड रीजन है डिले का? क्योंकि आप एक चीज देखो, अगर लेबर स्ट्राइक एक वैलिड रीजन है तो फिर मैं ये कॉम्पेंसेशन भी पे नहीं करूंगा। तो आप बताओ क्या लेबर स्ट्राइक एक वैलिड रीजन है? क्या लेबर स्ट्राइक को मैं सेक्शन नंबर 56 के साथ जोड़ सकता हूं, दैट दिस इज इम्पॉसिबल, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी? अगर मैंने ये जोड़ दिया तो आप यहाँ पर देखो ये लॉस भी मुझे नहीं देना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली लेबर स्ट्राइक को आप सेक्शन 56 के साथ नहीं जोड़ सकते। इट इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये शायद आप लोगों को मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था कि लेबर स्ट्राइक या आपके फैक्ट्री के अंदर कुछ अगर हो गया तो ये सब आप नहीं कर सकते। क्यों? फिर तो क्या होगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाओगे अपने लेबर्स को बोलोगे एक काम करो झूठ मूठ का स्ट्राइक कर दो, और आप जब मेरे फैक्ट्री में यहाँ पे स्ट्राइक कर दोगे मैं सामने वाले पार्टी को बोलूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई नहीं कर सकता, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ऐसा हम अलाउ नहीं करेंगे। लेबर स्ट्राइक है, आपके अपने फैक्ट्री का मामला है, अपने एम्प्लॉइज से आप बात करो, लेबर से आप बात करो, वर्कर से आप बात करो और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर इन्वोकिंग सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्लियर? ये क्लियर? तो आपको ये सब आपके आंसर में मेंशन करना होगा, तब जाकर आप इसमें 6 on 6 क्लेम कर पाओगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, डिफाइन फ्रॉड, और फिर आपको बताना है वेदर मियर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ज्यादा आंसर आप किसके लिए लिखोगे, फ्रॉड के लिए या सेकेंड पार्ट के लिए? सेकेंड पार्ट के लिए। ओके तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, यहाँ हम डिफाइन कर दोगे कि फ्रॉड क्या होता है, ठीक है, और फ्रॉड के बाद में फिर आप यहाँ पर बताओगे मियर साइलेंस। तो इसके अंदर तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो आप मुझे बताओ मियर साइलेंस कब फ्रॉड हो जाता है? पहला पॉइंट यहाँ पे आया व्हेन इट्स द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक बट द पर्सन रिमेन साइलेंट और वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अच्छा फ्रॉड के अंदर आप क्या वर्ड्स लिखोगे, मेन मेन पॉइंट्स फ्रॉड के लिए आप क्या लिखोगे? फ्रॉड में क्या होता है? सेक्शन 17 का डेफिनेशन, तो अगर आपको सेक्शन 17 का डेफिनेशन एज इट इज याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉड में जो कुछ कुछ वर्ड्स आपको लिखना है, आप यहाँ पे इंटेंशनली, ये वर्ड आपका आंसर होना चाहिए, इट इज डन इंटेंशनली, करेक्ट। फ्रॉड में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू चीट, टू डिसीव। ओके गाइस इज दिस क्लियर? इसके अलावा आप फ्रॉड में और क्या करते हो, कंसीलमेंट, यस और नो, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा फ्रॉड में आप क्या कर सकते हो, यू मेक एन अनट्रू स्टेटमेंट,
विच यू नो इज नॉट करेक्ट, हाँ कि ना? सॉरी, तो ये पॉइंट्स आपको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करना होगा। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद आपका मई 2018 का पेपर हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं और हम पिक करते हैं नवंबर 2018। आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जैसा हमने पढ़ा, देखो बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये देखो, ये आ गया आपका एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए, बस खाली लेंथ में बड़ा है, आंसर इसका छोटा ही होगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग इसको क्विकली रीड करो और फिर इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। यस, ये नवंबर 2018 है, ये देखो पेपर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है नवंबर 2018 अटेम्प्ट। हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में कवर करेंगे, मई 18, नवंबर 18, फिर मई 19, नवंबर 19, एंड देन दिसंबर 20, जनवरी 2021 एंड जून 2021। ये भी अभी किसके ऊपर डील करता है? सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर। क्या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है या नहीं? तो आप इसमें देखो, वो गुड्स क्यों नहीं सप्लाई कर पा रहा था? ड्यू टू फ्लड। अब फ्लड को क्या आप सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोल सकते हो? आंसर इज यस, क्योंकि फ्लड आपके हाथ में नहीं है। याद है, देखो यहाँ पर फैक्ट्री में लेबर स्ट्राइक हुआ था, वो आपके हाथ में है। फ्लड क्या आपके हाथ में है? आंसर इज नो, अनटिल अनलेस यू आर फ्रॉम चाइना। चाइना में पता है ना, उनकी हरकतों से फ्लड आ रहा है। बट एनीवे, हम डेविएट नहीं होते, वैसे भी चाइनीज जहां जाते हैं उधर वायरस हो जाता है। एनीवे देखो, यहां पर आप अगर देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इसमें अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी फुलफिल्ड ड्यू टू फ्लड। फ्लड इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, एंड सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी सेक्शन 56 जैसे ही इन्वोक होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड। करेक्ट। और एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो वहां पर आपको कोई भी डैमेजेस पे नहीं करना होगा। बट ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में और भी कुछ पॉइंट्स है, चेक करो क्या। हाँ, जो एडवांस पेमेंट यहाँ पे कर दिया गया, तो इस एडवांस पेमेंट का क्या होगा? ये जो एडवांस पेमेंट किया गया है, इस एडवांस पेमेंट का क्या होगा? क्या ये एडवांस पेमेंट रिफंड करना पड़ेगा? यस, याद आ रहे, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही देखा था, बेनिफिट्स इफ दे आर रिसीव्ड इन केस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देन दैट हैज टू बी रिफंडेड। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स के ऊपर आपका आंसर होगा। पूरे मुद्दे का क्वेश्चन आपका ही, इसके अलावा आप जो भी लिखो सब फालतू है। राइट, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया क्वेश्चन नंबर 2A, और बिल्कुल ही एकदम सॉलिड बाउंसर क्वेश्चन आपको दिया। कौन सा? कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कितना प्लेबल है आपके लिए ये आप ही बता पाओगे। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2A, क्या आप इसका आंसर कर सकोगे? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। What is contingent contract and discuss the essentials of the contingent contract as per the Contract Act। क्या आप इसका आंसर कर पाओगे? बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे ध्यान देखो तो पूरे मॉड्यूल से स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स आपके उठ के आएंगे कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इनफैक्ट इसमें अगर आप लिखो तो ये आ गए आपके, ये देखो ये रहा, व्हाट इज कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some collateral event happens or does not happens,
और फिर ये आ गए आपके एसेंशियल्स ऑफ कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं हम अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट। कोलैटरल होता है कॉन्ट्रैक्ट का, इट शुड नॉट बी अ मेयर विल, और इवेंट अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर? ये देखो मैंने आपको बताया भी था कि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये आपके लिए पॉइंट आ जाएगा। डिस्कस द एसेंशियल्स, ध्यान रखना रूल नहीं पूछा, एसेंशियल्स पूछा है। ये हो गया रूल्स और ये हो गया एसेंशियल्स, दोनों में डिफरेंस है। रूल्स पूछ रहा है कि हम कब एनफोर्स कर सकते हैं, और ये आपको फीचर्स बता रहा है ऐसे आपके कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। 7 मार्क्स, आई थिंक ये लॉटरी क्वेश्चन आपके लिए मिला। ये वो वाला बाउंसर है जिसमें आप हुक मार के 6 स्कोर कर सकते हो, इसमें 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी सब पार्ट 1। क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो? प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट आप यहाँ पे आंसर लिखोगे। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन में आंसर क्या हो जाएगा? बीवी ब्यूटीफुल कर गई चुल, है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, रिटर्न में एग्रीमेंट बना लिया था। तो जैसे ही रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। यस और नो? ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो? सिंपल। अनुश्री, आपका डाउट आ गया यहाँ पे? करेक्ट। अ शॉपकीपर डिस्प्लेड अ पेयर ऑफ ड्रेस इन द शोरूम, और उस पर प्राइस टैग लगाया था 2000 रुपीज का। मिसेस लवली ने उसको टैग को देखा एंड रश टू द कैश काउंटर। क्या कैश काउंटर पे उसको मना किया जा सकता है? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज दिस प्राइस टैग इज इनविटेशन टू ऑफर। ओके, चलिए वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो होगा चलिए, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर? ऑफर कैसे कैसे रिवोक किया जा सकता है? ये भी आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। हाउ इट कैन बी रिवोक्ड? सबसे पहला तो मुंह पे ही मना कर दो, जैसे वो मुन्ना भाई में था ना, क्या मैं पूछ सकता हूं? नहीं। तो सबसे पहला यही हो जाएगा कि ऑफर आया और ऑफर में आपने दे दिया नोटिस ऑफ रिवोकेशन। दूसरा, आपको याद है मुझे 2007 में एक क्रश पे प्यार आया था और उसने 2017 में मेरे को रिप्लाई किया था। लैप्स ऑफ टाइम, पॉइंट याद आ रहा है? दूसरा मोड ऑफ रिवोकेशन क्या हो जाएगा? बाय द लैप्स ऑफ टाइम। तीसरा, आपने जिसको ऑफर किया वो खुद ही परलोक सिधार गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू डेथ। हाँ, और अगर आप बार्गेन करने लग जाओ तो आपका ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसल। क्या वर्ड यूज करोगे? काउंटर ऑफर। वेरी गुड। सब्सिक्वेंटली इलीगल अगर हो जाता है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। करेक्ट। इसके अलावा आपने ऑफर का रिप्लाई किया एक्सेप्टेंस में, पर सही तरीके से नहीं किया, क्या होगा इसका आंसर? आपने ऑफर का एक्सेप्टेंस सही तरीके से नहीं किया। यस, व्हेन इट वाज नॉट डन इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, या फिर जो प्री कंडीशन था फुलफिल करना था आपको, वो आपने नहीं किया,
इन दैट केस ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली जो आपका ऑफर है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। गाइस, इज दिस क्लियर? एक एक लाइन में आपको सब कुछ यहाँ पे लिखना है। 5 मार्क के लिए कुछ 6-7 पॉइंट्स आपके होंगे और आपका फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो चलिए, मई 2018 का पेपर भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। आई होप आपने सारे क्वेश्चन नंबर्स को बराबर नोट किया है। लेट्स पिक अप मई 2019 और मई 2019 में क्वेश्चन नंबर 1A। चलिए क्या होगा इसका आंसर? वाई? कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, एक तो ये पॉइंट होगा। ओके, वेरी गुड। हम्म। अच्छा, क्या यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब केस फाइल कर सकता है? एक और पॉइंट यहाँ पर ये भी आएगा, कैन अ थर्ड पार्टी डू, एक तो कोवेनेंट विद द लैंड और दूसरा क्या चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस यहाँ पे लग जाएगा, दैट द कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम, राइट, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ओके, ये वाला भी आपका केस यहाँ पे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज 1B। देन ओके, क्वेश्चन नंबर 2A, रिपीट क्वेश्चन हो गया, बट वहां पर कुछ और तरीके से पूछा था और यहाँ पर कुछ और पूछा है। वहां पर सिंपल आपको क्या पूछा था, इज मेयर साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड, और यहाँ पर क्या बताया है, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बट देयर आर सम सर्कमस्टांसेस, और आपको एक्सेप्शंस पूरा बताना है। तो 7 मार्क्स पूरा का पूरा डेडिकेट किया है कि साइलेंस कब फ्रॉड बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। तो सबसे पहला क्या रहेगा आपका, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, याद है, अगर आप झूठ बोल दो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इंश्योरेंस करवा लो, बाद में पता चले कि आपने झूठ बोला था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड माना जाता है। यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। फिर आपको अगर याद हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, मैंने आपको बताया भी था, बॉम्बे हाई कोर्ट में रिसेंट में ऑर्डर आया था, हस्बैंड टकलू था। यस और नो? और उसने वाइफ को बताया नहीं, शादी के 3-4 महीने बाद पता चला था, या आई थिंक 8-9 महीने बाद वाइफ को पता चला और उसने डिवोर्स का पिटिशन फाइल कर दिया और बोला मेरी वाइफ मतलब हस्बैंड ने फ्रॉड किया है। सो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, फिर अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था फैमिली सेटलमेंट, करेक्ट? तो आपने अगर इधर उधर पैसा दबा के रखा है तो फैमिली सेटलमेंट के टाइम सब कुछ बाहर निकाल के रखो ताकि बराबर उसका डिविजन हो पाए। फिर अगर आपको याद हो, शेयर अलॉटमेंट, याद आ रहा है? अगर आपने, हाँ, ऑल द मटेरियल डिटेल शुड बी डिस्क्लोज, अगर आपने कोई मटेरियल डिटेल को डिस्क्लोज नहीं किया तो वो आपके लिए गड़बड़। और फिर आता है आपके पास फिड्यूशरी रिलेशनशिप इन द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, जिसमें अगर आपको याद हो हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देखा था। ए हॉर्स बेचता है बी को, जो कि फिट नहीं है, देखो ये आ गया, विच इज नॉट फिट फॉर, या उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट जब वो अपनी डॉटर के साथ करता है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप आता है।
ये देखो ये वाला याद है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच इज ऑफ अनसाउंड माइंड, पर ये फ्रॉड नहीं था। बट बी एज डॉटर वो ये परचेज करती है तो फिर ये फ्रॉड होगा, बिकॉज यहां पर क्या हो गया, यू आर इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ये देखो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपको आंसर में आपके रहेगा। ओके, इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन आता है, हाँ ये एक क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये भी मैंने आप लोगों को बोला था हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। देखो दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, और ये शायद 6 मार्क्स के लिए है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, मैं क्योंकि दो पार्ट में तो इस क्वेश्चन को मैं क्विकली आप लोगों को रीड करके बता देता हूँ कि मिस्टर रिच जो है वो अपनी पेंटिंग बनवाना चाहते थे किसी आर्टिस्ट से, और आर्टिस्ट कौन था, मिस्टर सी। मिस्टर सी को बोला कि आप मेरा पेंटिंग यहाँ पे बना दो, और उसके लिए उसने 50,000 रुपए का पेमेंट भी दे दिया। और उसने बोला कि क्योंकि क्रिएटिव वर्क है, तो मिस्टर सी ने बोला कि देखो आपका पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 10 सिटिंग लगेंगे और 3 महीने का टाइम जाएगा। तो देखो बेसिकली पेंटिंग एक बार में ऐसे नहीं बनता कि आपने देखा वो मजनू भाई की तरह पेंटिंग बना दिया घास खाते हुए घोड़े की, नहीं, उसने तो गधे पे घोड़े का पेंटिंग बनाया था, वैसा वाला पेंटिंग नहीं। इसमें प्रॉपर टाइम लगता है, तो आपको 10 बार यहाँ पे प्रॉपर आना पड़ेगा। आप यहाँ पे बैठोगे लेट्स से 2-3 घंटे के लिए, और 3 महीने के अंदर मैं आपका ये पूरा पेंटिंग तैयार कर दूंगा। ये था कॉन्ट्रैक्ट। बाय द वे इतना मैंने इसीलिए किया कि इनकेस अगर कोई रीड करना चाहता है तो वो रीड भी कर लेगा। एनीवे अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, 10 सिटिंग की बात थी, 6 सिटिंग के बाद ये पता चला कि जो ये पेंटर है आर्टिस्ट मिस्टर सी, उनको हो गया है पैरालिसिस, और पैरालिसिस होने की वजह से अब वो पेंटिंग नहीं बना सकते, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में पेंटिंग नहीं बना सकते। डॉक्टर ने बोला है पता नहीं, अब कुछ अगर मिरेकल मिरेकल हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज ये पता नहीं अभी वापस उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। इन दिस केस मिस्टर सी का बेटा है मिस्टर के, जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और उसने अभी तक अपने फादर का प्रोफेशन लिया नहीं है, मतलब ये आर्टिस्ट वाला काम उसने लिया नहीं है। अब इस सिचुएशन के ऊपर आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला तो क्या मिस्टर रिच मिस्टर के को बोल सकता है कि उसका पेंटिंग कंप्लीट करो इन ल्यू ऑफ हिज फादर, कि जो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी? आंसर इज नो। आंसर इज नो, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, सो इट हैज टू बी डन बाय द प्रोमिसर इटसेल्फ, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर कैन नॉट डू द वर्क। पहला पॉइंट तो ये वेरी गुड। तो अगर आप ये वर्ड लिख दोगे तो आपको 3 मार्क्स पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आ रहा है, क्या रिफंड मांगा जा सकता है? इसका आंसर सोच के करना पड़ेगा आपको। क्या रिफंड मांगा जा सकता है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया, जैसे ही मिस्टर सी को पैरालिसिस हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। सो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, as soon as Mr. C became paralyzed, the contract has become void. Correct? Why it has become void? Incapacity of the party. Yes or no? In that case, if the contract has become void, any benefits received from the contract should be given back. So in this case, Mr. K को पूरे के पूरे 50,000 रुपए मिस्टर रिच को रिफंड करने होंगे। आप बताओ क्या ये क्लियर है? ओके, तो आपको बताना पड़ेगा कि रिफंड क्यों करने पड़ेंगे, खाली ऐसे नहीं कि कह दिया बस कह दिया, कभी खुशी कभी गम के अमिताभ बच्चन बनो वहां, ऐसा नहीं। यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रीजन दैट मिस्टर सी हैज नाउ बिकम पैरालाइज्ड, सिंस ही हैज बिकम पैरालाइज्ड he cannot fulfill his obligation and he is incapacitated. Since he is incapacitated, now the contract is void. Now since the contract is void, all the benefits which are received is to be paid back. या फिर आप क्या बोलोगे, this is a void contract and
इन केस ऑफ void contract all the benefits which are received are to be returned back। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको आई थिंक इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर यस, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए 5 मार्क्स का। तो आप देखो इजीली आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ गया? लाइक हमने 3 पेपर अभी तक किया, मे 18 कितने मार्क्स का क्वेश्चन था टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से? मे 18 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से? नवंबर 18 23, 60 मार्क्स से देखो आपका 23। फिर नवंबर 19 में, नवंबर 18 में अगर किसी ने टोटल 22 मार्क्स, और मे 19 में 5। ट्वेंटी थ्री, तो लगभग आप देखो आपका 38% पेपर किससे आ रहा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। यस और नो? अब आपको समझ में आ रहा है मैंने सब इतना टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्यों दिया? क्योंकि आप देखो 60 नंबर का पेपर, उसमें से लगभग 22 से 23 मार्क का पेपर आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से यहाँ पे मिल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आप देखो आपने आधे से ज्यादा मैच तो खराब ही कर दिया। और आप ये बोलोगे ऑब्वियसली आधे से ज्यादा तो नहीं हुआ, बट ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही आपका बेसिस बनेगा फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप मजे में लो, आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हाथ से जाएगा और ये आपका मेजोरिटी पेपर का पार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे फिर पेपर डिस्कस करते हैं नवंबर 2019 अटेम्प्ट का। चलिए ये क्वेश्चन आप देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उस दिन, इसको लेक्चर में डिस्कस किया है हमने। एक्स को एक वॉलेट मिला रेस्टोरेंट के अंदर, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली, फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, NROFM, सेक्शन नंबर NROFM F। नहीं 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 नहीं, 57 कैसे हो सकता है? NRON starts with 68, 68, 69, 70, 71, 72, NRO, yes, FM 71। इसी तरह से आपको अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मिले ना, उसमें भी आप ऐसे कर लेना, CUFM। तो 13 बताता है फ्री कंसेंट क्या है, 14 बताता है फ्री कंसेंट क्या नहीं है, और फिर आता है 15, 16, 17, 18। तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे सेक्शंस में। पर ध्यान रखना सेक्शंस तभी लिखना जब आप करेक्ट सेक्शंस कोड कर पाओ। तो यहां पर आप देख के बताओ क्या रहेगा? एक्स को वॉलेट मिला, उसने मैनेजर को दे दिया, ट्रू ओनर अभी भी नहीं मिला। अब वो मैनेजर को बोलता है वॉलेट मुझे रिटर्न करो, और मैनेजर मना करता है और वो बोलता है कि वॉलेट तो आपको बिलोंग ही नहीं करता, तो मैं क्यों दूं आपको? क्या एक्स मैनेजर से ये रिकवर कर सकता है? यस, वेरी गुड। सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने, एक तो यस और दूसरा आप क्या बोलोगे? बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। और तीसरा पॉइंट इसमें आप यहाँ पर ये लिखोगे, सिंस ही इज द फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स ही इज लाइबल टू गिव द गुड्स ओनली टू द ट्रू ओनर एंड नॉट एनीवन एल्स, हेंस ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर। चलिए वेरी गुड। फिर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आ रहा है व्हाट इज कंसिडरेशन and what are the legal rules regarding the consideration under the Indian Contract Act 1872? तो क्या आंसर करोगे आप इसमें?
कंसिडरेशन इज द प्राइस टू बी पेड, ओके। और नॉट अ वेरी गुड आंसर वैसे, ऑनेस्टली अगर बताओ तो कंसिडरेशन में आप क्या लिखोगे? अगर आप लिख सको क्विड प्रो क्वा, समथिंग इन रिटर्न, ओके। आपने जो बताया ना प्राइस टू बी पेड, ये आप थोड़ा सा आगे अगर लिखोगे तो अच्छा होगा, बट ओपनिंग लाइन ये मत लिखना। ओपनिंग लाइन में आप लिखो कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्वा, करेक्ट। फिर आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल when you purchase any goods the price is to be paid, that is consideration. This price can be paid in cash or it can be paid in kind. फिर आप क्या बताओगे? कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी एडिक्वेट। तो आप देखो लीगल रूल्स और ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे आंसर कर दोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट, 7 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट आप अगर देखो तो यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, ओके। चलिए यस, ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताया था अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के ऊपर। एग्जाम क्वेश्चन एक आपको रहेगा, नोटबुक में आप लिख लो। बाय द वे आपका जो ये स्लाइड्स है इसके अंदर ये वाला अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, तो आपके मॉड्यूल के अंदर जहां पर भी आपके पास अगर मॉड्यूल है तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के साइड में आप ये पॉइंट लिख लेना। मैंने आपको बताया भी था कि हम एक पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे और इसको हम और अच्छे से समझेंगे। यस, ये देखो मैंने आपको बोला भी था हम PYQ इसके साथ कवर करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है सेक्शन 59 से लेके सेक्शन नंबर 61, ये उसको डील करता है, ये उसको डील करता है। एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करो। आप देखो एक लोन यहाँ पे 80,000 रुपीज का प्रोवाइड किया गया 26/2/2019 को। तो चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट आप इसको रेफर कर पाओ। ये है नवंबर 2019, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी का, ठीक है। इसमें देखो अलग अलग पेमेंट्स किया गया। फर्स्ट पेमेंट जो यहाँ पर किया गया है ये किया गया है 26 फरवरी 2019 को। सो 26 फेब 2019, और यहाँ पर कितने का पेमेंट किया गया? 80,000 रुपीज का, ओके। आप एग्जाम में भी इस तरह से लिख सकते हो वैसे। सेकंड पेमेंट आपका कब किया गया? देखो 1,50,000 रुपीज का लोन पे किया गया, लेकिन दो अलग अलग तारीख को। एक तो 28 फरवरी को 1 लाख रुपया और 3 मार्च को 50,000। ये भी आप लिख लो यहाँ पे। सो 28 फरवरी को 1 लाख रुपया और 50,000 रुपए दिए गए 3 मार्च को। सो दिस इज 3/3/2019। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, सो ऑन 10/3/2019 उसने 75,000 रुपीज का पे किया और इंसिस्ट किया कि शुड बी एडजस्टेड विथ 50,000 ऑफ द लोन विच इज टेकन ऑन दिस एंड दिस। तो आप देखो उसने 75,000 रुपीज रीपे किया और क्या बोलता है इसको किसके साथ एडजस्ट करो? एक तो इसके साथ एडजस्ट करो और दूसरा फिर वो बता रहा है 26 फरवरी 26 तारीख और बचा हुआ इसके साथ एडजस्ट करो। तो वो बोलता है -50,000 इसके लिए करो और -25,000 इसके लिए करो। क्या ऐसा बोल सकता है वो? क्या ऐसा बोल सकता है? आंसर इज यस। क्या बोरोवर रिजेक्ट कर सकता है उसको कि नहीं इस तरह से नहीं होगा? देखो ये सिचुएशन के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया मिस्टर दातुमल जो बोरोवर है, क्या वो ऐसा बोल सकता है? तो आपके लिए आंसर क्या है? यस,
उसने जिस हिसाब से प्रोवाइड किया उसी हिसाब से इसका एडजस्टमेंट होगा। सेकंड में आपसे पूछता है व्हाट इफ बोरोवर ने कुछ नहीं बोला होता तो, अगर बोरोवर ने ऐसा कुछ नहीं बोला होता तो कहीं पर भी कैसे भी उसको वो यहां पर क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। और अगर ना बोरोवर ने कुछ बोला ना क्रेडिटर ने कुछ एडजस्ट किया तो क्या होता ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट, तो क्या होता ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट, नहीं प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली आपका सारा अमाउंट जाता। फिर हम क्या बोलते हैं कि देखो टोटल 1,80,000 का लोन गया है, तो हम बोलते हैं ओके 75,000 का पेमेंट है, सो 75,000 इंटू 80 अपॉन 180, ये आपका चला जाएगा पहले वाले लोन के लिए। 75,000 इंटू 100 अपॉन 180, ये चला जाएगा दूसरे वाले लोन के लिए। 75,000 इंटू 50 अपॉन 180, ये चला जाएगा आपके तीसरे वाले लोन के लिए। ओके, डज दिस मेक सेंस? तो प्रोपोर्शनेटली यहां पर जाएगा। आप देखो यहां पर भी लिखा हुआ है ना, इट शुड बी डिस्चार्ज प्रोपोर्शनेटली, दिखा? तो आप देखो एक क्वेश्चन आपको दिया और 3 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स के लिए आपको तीनों सेक्शन यहाँ पे पूछ लिया। अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर ओके ये वाला क्वेश्चन भी मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5A। नहीं 5A आपको अभी नहीं करना है, ये आपको करना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। ओके ये देखिए, एक्सप्लेन द टर्म कोअर्शन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोअर्शन, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? एक्सप्लेन द टर्म कोअर्शन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोअर्शन। एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, वेरी वेरी गुड, करेक्ट। या तो एक्ट आप वो कर चुके हो या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट, और फिर आता है डिटेन या फिर थ्रेटन टू डिटेन, राइट, एनी प्रॉपर्टी और पर्सन, तो यहां पर वो आ जाएगा आपके लिए coercion। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ coercion? इट इज voidable, voidable एट द ऑप्शन ऑफ, आप सिर्फ voidable लिख के नहीं आओगे। अग्रीव पार्टी, अग्रीव पार्टी कौन होता है वो भी एक्सप्लेन कर दो। हु इज अग्रीव पार्टी? whose consent is not free or whose consent was obtained through coercion। ओके, तो ये आपके पास फिर से आ गया एक क्वेश्चन, करेक्ट। तो आप ये देखो लगभग सारे टॉपिक से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ या ना, राइट। तो यहां तक हमने अभी 4 पेपर्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 3 पेपर को डिस्कस करेंगे, प्लस इसके साथ में हम लोग आरटीपी को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नवंबर 2019 का आरटीपी है, बट मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है पुराने आरटीपीज, तो 2 जो पुराने आरटीपीज है हम उसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मई 2018 का आरटीपी आप लोगों के पास फोल्डर के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। देखो मैंने पिछले बैच में भी ये सब डिस्कस किया था, तो ये आरटीपीज को हम बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहो तो अपने एंड से ये जो पास पेपर्स है, बचे हुए पास पेपर्स है, इसको आप अपनी तरह से जैसे अभी हमने डिस्कस करा है वैसे आप पॉइंट्स याद रख सकते हो और अपने पॉइंट्स को क्लास में यहाँ पे मेंशन कर देना। जो पेपर्स हमने अभी तक सॉल्व कर लिए, अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस वीक लग रहा है कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस और नहीं हुआ, तो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया यू कैन राइट दोज आंसर्स। प्रोबेबली आप चाहो तो वीडियो को दोबारा से सुन सकते हो और सुनते सुनते साथ साथ में आप उसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। तो आई एम वेरी श्योर यू विल गेट अ grip on this। Okay, so that's it for your today's lecture. Take care, bye bye।